ये भी बताइएगा कि आप क्योंकि ये काम प्रैक्टिकली कर रही हैं और आपको इसका तजुर्बा है, तो कितने % लोग आपको नज़र आते हैं? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड्स भी हो रहे हैं और लोग इतने मजबूर हैं कि बहुत सारे लोग तो अपनी जायदाद बेचकर, अपनी जेवरात बेचकर जाने की कोशिश करते हैं और एट दी एंड अगर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके पास यहाँ पर भी कुछ नहीं रहता। बिल्कुल। तो कितने % लोग जो हैं जो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं आपकी नज़र में जो फ्रॉड कर रहे हैं? अब मैं आपको सच परसेंटेज तो नहीं बता सकती, लेकिन काउंटलेस मैंने भी खुद अपने आप कह लें कि एक्सपीरियंस में देखा है। मेरे पास बाद में केसेस आ रहे होते हैं कि उन्होंने इतने लाखों ले लिए और इवन के बैन भी लगवा देते हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अब इसमें जो कंसर्न पर्सन है, क्लाइंट है, उसका अपना भी कसूर है। वो जेन्युइन बंदे के पास नहीं जाएगा, उसको जो एक दो जो बंदा गारंटी देगा उसके पास मतलब कि आपको वो कह देंगे कि हम डन बेस पे कर रहे हैं, आपका 100% वीज़ा लग जाएगा, आप हमें इतने पैसे दें, उनको उस पर भरोसा हो जाता है। जो उनको प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं ना कि इस तरह से भी वो समझते हैं ये तो वो बंदा समझते हैं कि शायद इससे नहीं होएगा, तो वे फिर इंसान की अपनी भी मिस्टेक है कि आपने रिसर्च नहीं किया, वो जेन्युइन बंदा नहीं है, वो ना कोई लॉयर है, ना कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, वो एक एजेंट बैठा हुआ है, उसने एक बार कहीं किसी का वीज़ा लगा दिया और उसको लगा कि अब मैं ये काम कर लूँगा। फिर इसमें ये होता है कि वो एक एक डॉक्यूमेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए। सही। आपको पता नहीं होता, वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उससे यही होता है कि आगे आपका बैन भी लग जाता है। क्योंकि वही बात आ गई ना शुरू में, जैसे आपने कहा कि आप अपनी प्रोफाइल सेट करें। बिल्कुल। अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं होती तो फिर आपको फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और आपके पासपोर्ट पे एक बार बैन लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपका दोबारा कभी ट्रैवल करना। बिल्कुल। तो इस चीज़ का मैं सबको कहूँगी कि बड़ा ध्यान करें। सही। और ये बताइएगा कि आप कैसे समझती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एजुकेशन से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा या वो इतना नहीं पढ़ सके, लेकिन वो अब इस मुल्क से जाकर कहीं और अपॉर्चुनिटी तलाश करना चाहते हैं, लेकिन वो स्किल्ड हैं किसी ना किसी तरह से। तो उन लोगों के लिए कौन से ममालिक ऐसे हैं इस वक्त जो बेहतर वर्क वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना वो स्किल बेस में बिल्कुल आ जाता है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत एक मिनिमम इंग्लिश की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। आपको वो एक लेवल तक बेसिक कोर्स आपको करना पड़ता है, लैंग्वेज चाहिए। हाँ, आप प्लम्बर हैं, आप शेफ़ हैं, आप टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, इस तरह के लोगों को आप स्किल बेस में करके आपको वीज़ा, इवन जो फार्मर्स भी हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे काम कर चुके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कोटा उनका आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा जो है ममालिक हैं अमेरिका को छोड़ के, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की जो है अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ बड़ी हैं लेबर काम में। अभी हमने सुना भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी वर्क वीज़ा की पॉलिसी थोड़ी सी रिलैक्स की है लोगों के लिए, क्योंकि पहले तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ही कंसिडर करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि हम डायरेक्ट स्किल्ड लोगों को भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दें। बिल्कुल। आप समझती हैं ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी जगह है एक अच्छा काम करने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए? देखिए, जो भी डेवलप कंट्री है ना वो बेहतर है। वो ऑस्ट्रेलिया हो जाए, वो यूके हो जाए, वो अमेरिका हो जाए, कनाडा, कोई भी यूरोपियन कंट्री हो जाए। अगर आपको ये है कि अगर आपके पास एक भी इनमें से किसी मुल्क की सिटीजनशिप आ गई है तो आपके लिए ट्रैवल करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दे शुड गो फॉर इट। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा मुल्क है, काफ़ी बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक। यहाँ स्किल की बेस से मुझे ख्याल आया कि अमेरिका भी आपको स्किल बेस पे जो है वो वीज़ा दे रहा है। हाँ, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि लोगों को अमेरिका के नाम से ही बड़ा डर लगता है कि जी वो तो कभी भी नहीं लगेगा वीज़ा, और अमेरिका की पॉलिसी बहुत सख्त है। इसमें नो डाउट कि अमेरिका की एम्बेसी जितना पाकिस्तान में लोगों को बिल्कुल ख्वार करती है, बहुत कम एम्बेसीज करती हैं। देखिए, उसमें हमारा भी कसूर है। मैं कल ही पढ़ी थी अखबार में, कह रहे हैं कि FIA ने खुद गल्फ कंट्री से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन टफ करें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं और वो बैगरी में लग रहे हैं। तो मुल्क का नाम भी बदनाम हो रहा है, वो टूरिस्ट बन के गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, दुबई, ईरान, इराक वगैरह में। तो ये देखें, हमारा अपना भी हमारी कौम का कसूर है। तो इस वजह से उनकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अब स्किल बेस में अमेरिका में ये है कि पहले तो होता था कि आपके पास एम्प्लॉयर लेटर होना चाहिए। अब आपके पास एम्प्लॉय लेटर नहीं भी है तो आप तब भी अमेरिका में अप्लाई करके डायरेक्ट ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात बताई कि बगैर अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं भी है, उसके बावजूद आप
इसको कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट वेवर। सही। अगर आप उनको कन्विंस कर दें कि आप एक रिमार्केबल आपकी है, डिग्रीज़ हैं, आप प्रोफेशनल आपका बड़ा अच्छा है, आपने अपने मुल्क में भी बड़े अच्छे काम किए, आपकी एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड दे देते हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में सेटल हों। अच्छा, जब आप इज़्ज़त अप्लाई करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस हद तक ये देखा जाता है कि ये शख्स अपने मुल्क के अंदर कितनी आमदन कमा रहा था और ये अपने मुल्क के अंदर इस काबिल था कि ये अर्निंग करके अपना गुजारा कर सके? इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, लेकिन ये स्किल या फिर वर्क वीज़ाज़ में नहीं किया जाता। ये किया जाता है स्टूडेंट वीज़ा में, अगर आप सेल्फ अपने आप को कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा में, और अगर आप इन्वेस्टर वीज़ाज़ में जा रहे हैं तो तब आपकी आमदनी, आप मंथली कितना अर्न करते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, एसेट्स वगैरह ये सारे काउंट करते हैं। ठीक, हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं अब्बास महर साहब भी वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा जी, बिल्कुल। आपसे पूछना चाहेंगे कि इस मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि आप जानते हैं कि बेशतर पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और कुछ लोग वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट बेस पर जाना चाहते हैं, तो आप कौन से ममालिक समझते हैं ऐसे जो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अच्छी वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर सकते हैं? जी, असल में हमारे मुल्क के हालात इस टाइम काफ़ी ख़राब हैं, बिल्कुल जैसे आपने कहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाहर जाना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग। तो इस टाइम क्योंकि हम लोगों का बेसिक जो पर्पस होता है वो होता है सेटलमेंट का, अर्निंग का। जी। तो उस हवाले से एक स्टडी वीज़ा का रूट है कि लोग जाके वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं और साथ साथ जो है वहाँ पे उनको कुछ टाइम मिल जाता है, वर्किंग आवर्स मिल जाते हैं। जी। तो ये काफी पुराना है और ये बड़ी देर से ऐसा चल रहा है। जी। तो उस हवाले से मसला ये आता है लोगों को कि सब एलिजिबल नहीं होते। हम्म। तो इस टाइम जो है मतलब यूके और ऑस्ट्रेलिया, तो यूके से भी ऑस्ट्रेलिया बेहतर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सक्सेस रेशो थोड़ी सी कम है और मसला वही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको मीट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। सही। क्योंकि वो फाइनेंशियल भी चेक करते हैं कि अगर इनको जो मतलब इनके जो एक्सपेंसेस हैं जो बियर करेंगे, जो फी है इनकी, फॉर एग्जांपल उनका कोई फादर उसे कर रहा है फुलफिल, तो क्या वो बल्कि पूरा इनकम प्रूफ मांगते हैं कि वाकई ही जनरली ये इनकी जो स्टेटमेंट है उसमें जनरली इनकम आ रही है या ऐसे ही पैसे पुसे दे के इन्होंने कोई बनवा ली है स्टेटमेंट। जी, फेक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप बात करें। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि हमारा स्टाइल यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं मंथली बेसिस पर, लेकिन वही कि देसी तरीके पे चल रहे हैं। तो ये भी मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को चाहिए कि वो प्रॉपरली चलें, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको उनकी आगे औलाद को फायदा हो सकता है इस हवाले से। जी। और उसके अलावा जो है दूसरा एक ऑप्शन है वो वर्क परमिट्स का है। तो वर्क परमिट्स में ये होता है कि आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह मैटर नहीं करती। तो अगर तो आपको फॉर एग्जांपल यूके की हम बात करते हैं, अगर वहां पे आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर देती है जी वर्क परमिट, तो वो जो इमिग्रेशन उनका है यूके का, वो देखता है कि बंदा मीट कर रहा है एलिजिबिलिटी, तो वो दे देते हैं वर्क परमिट। तो वैसे एक